ओके। सो हमारा टॉपिक है यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव। एक मिनट। ओके। सो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक हमारे पार्ट 5 में हम यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। अब कौन कौन हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव में आता है? तो प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, पीएम आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं, अटर्नी जनरल आते हैं। अब मैं बात करूँ प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट हमारे हेड ऑफ द स्टेट है। ठीक है। इलेक्शन कैसे होता है हमारे प्रेसिडेंट का? तो क्या क्वालिफिकेशन है? सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है कि वो 35 साल के होने चाहिए, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड ना करे, इंडियन सिटीजन होने चाहिए और क्वालिफाइड होने चाहिए टू द मेंबर ऑफ हमारे लोकसभा। अदर की अगर मैं बात करूँ तो ये है कि नॉमिनेशन होगा, कम से कम नॉमिनेशन करें 100 लोग मिलके, तब जाके जो है हमारे प्रेसिडेंट की मतलब वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एज वेल एज उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ती है 15,000। ठीक है। नाउ बात करते हैं इलेक्शन की। तो इलेक्शन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के साथ। ठीक है। अगर मैं बात करूँ वोटर्स की, तो वोटर्स कौन है? हमारे इलेक्टेड एमपी है। ठीक है, जो कि इलेक्टेड एमपीज होते हैं। नॉमिनेटेड इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। एंड इलेक्टेड एमएलए किसके? स्टेट के एंड यूटीज़ के ऑफ द दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो इलेक्टेड जो भी एमएलएज एंड एमपीज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। वैल्यू ऑफ जो वोट्स है अगर मैं बात करूँ तो वैल्यू ऑफ एन एमएलए इज नॉट इक्वल टू एन वैल्यू ऑफ एन एमपी। देखो वैल्यू ऑफ एन एमएलए की सारी वोट्स से निकलती तो है, हेल्प से निकलती तो एमपी की वोट की वैल्यू है, लेकिन लेकिन वो इक्वल नहीं होती। ठीक है। इलेक्टोरल क्वार्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो सिंपल है 50% + 1। कोई भी डिस्प्यूट आएगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जो है उस एक्ट्स को जो है कोई भी डिस्प्यूट आया सुप्रीम कोर्ट देखेगा जो भी, लेकिन एक्ट करे हैं प्रेसिडेंट ने वो वर्ड नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि वो भी खराब हो जाएंगे अगर ऐसा भी हुआ कि जो प्रेसिडेंट है वो गिल्टी और समथिंग लाइक दैट। टर्म की करूँ तो 5 साल है और री इलेक्शन के लिए वो एलिजिबल है। ओथ कंडीशन एंड वैकेंसी। ओथ की अगर मैं बात करूँ तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज, कोई भी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है उसके आगे लेते हैं। फेथफुली एग्जीक्यूट करेंगे, प्रिजर्व प्रोटेक्ट डिफेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, सर्विस में लेंगे अपने आप को। ठीक है। कंडीशंस की बात करो तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला हुआ है कि कोई भी वो एमपी या एमएलए नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सिटिंग एमपी एंड एमएलए भी हैं और साथ में वो प्रेसिडेंट भी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो ना करे, इम्प्लॉयमेंट एंड सैलरी अपना पार्लियामेंट करेगी डिसाइड, और वो कांट भी डिमिनिश नहीं की जा सकती, उसको कम नहीं कर सकते। राइट। नाउ लीगल इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूँ तो नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो लीगल इम्यूनिटी का मतलब है कि उनको इम्यूनिटीज़ हैं, उनको कुछ बेनिफिट है कि उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी। ठीक है। सिविल है, सिविल भी हो सकते हैं लेकिन सिर्फ 2 महीने के नोटिस के बाद। सिविल हो सकते हैं, क्रिमिनल तो होगी ही नहीं, तब तक वो प्रेसिडेंट है। ठीक है। वैकेंसी की बात करूँ तो कब कब खाली हो सकता है? सो वैन वो रिजाइन कर दें चाहिए तो वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं। अच्छा, 2 वाइस प्रेसिडेंट, मतलब वाइस प्रेसिडेंट को देखिए टर्म एंड हो जाए तो इलेक्शन करा देंगे ना, इम्पीचमेंट हो जाए उनको निकाल दिया जाए, या फिर डेथ हो जाए, या फिर अदर केसेस जैसे। तो सारे केसेस में जनरली क्या होता है कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्ट करता है एज अ प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट हो तो सीजे, और सीजे हो तो कोई भी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो भी सीनियर होता है। ठीक है। और मैक्सिमम वो कब तक कर सकता है? ऐसा 6 मंथ तक, क्योंकि उसके अंदर अंदर फ्रेश इलेक्शंस कराने होते हैं। ठीक है। अब मैं बात करती हूँ इम्पीचमेंट प्रोसेस की। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन। ठीक है। रीज़न क्या है इसका? कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन। इम्पीचमेंट अभी तो वो डिफाइन नहीं है कि किस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन करा, कैसा करा, बस इतना है। ठीक है। इनिशिएशन का तो किसी भी हाउस में शुरू हो सकता है। इसके लिए जो मेजोरिटी चाहिए होती है वो चाहिए होती है 2/3 ऑफ दी टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है। ये स्पेशल मेजोरिटी जो कि सिर्फ प्रेसिडेंट के ही केस में यूज़ होती है। प्रोसेस की बात करो तो 14 दिन का सबसे पहले देखो नोटिस आता है पहले हाउस में। ठीक है। जो है सबसे पहले 1/4 मेंबर उसको सपोर्ट करते हैं मिलके। ठीक है। 1/4 मेंबर सपोर्ट करते हैं। जैसे एक रेजोल्यूशन पास होगा फिर उस पर वोटिंग होगी कि हाँ हमें आगे क्या है करना चाहिए, वी हैव टू लाइक एडमिट द मोशन और नॉट। फिर स्पीकर चेयरमैन इसको एडमिट करते हैं, चाहे तो मना भी कर सकते हैं, चाहे तो हाँ भी कर सकते हैं। हाँ करते हैं तो पास, फिर उसको पास कराते हैं, वोटिंग होती है 2/3 ऑफ दी टोटल स्ट्रेंथ। फिर सेकेंड ऑप्शन में भी हमारा सेम ही प्रोसेस होता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन भी होती है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि वो देखते हैं एक मतलब एक तरीके से वो देखते हैं कि क्या उन्होंने सही में कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन किया है कि नहीं किया है। ठीक है। अगर सही में उनको गिल्टी पाया जाता है तो फिर उसको वो भी पास करते हैं, वोटिंग होती है, उसकी तरीके से प्रेसिडेंट जो है हमारा इम्पीच हो जाता है। ठीक है। तो सिंपल सा प्रोसेस था। कैसे था हमारा? हमारा सबसे पहले 1/4 मेंबर जो है वो सपोर्ट करेंगे, फिर वो एडमिट किया जाएगा तो 2/3 ऑफ मेजोरिटी से किया जाएगा। फिर जब सेकंड मंथ में जाओगा तो इन्वेस्टिगेशन होगी, एंड देन दोबारा 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ मेजोरिटी से पास करके हमारा प्रेसिडेंट जो है इम्पीच हो जाएगा। ठीक है। प्रेसिडेंट नहीं रहेगा।
अदर फैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो हमारा कैसा प्रोसेस है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें हम इंक्वायरी भी कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे जुडिशियल रोल भी आ जाता है। कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो यहाँ पे ओनली एंड ऑल एमपीज करते हैं, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। लेकिन अगर हम देखा तो इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड ही करते हैं, नॉमिनेटेड नहीं करते हैं। यहाँ पर स्टेट का कोई रोल होता ही नहीं है, ठीक है। पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें तो सबसे पहले जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव है, उसमें सबसे पहले अपॉइंटमेंट करते हैं बहुत सारी पोस्ट का। अटर्नी जनरल हुआ, यूपीएससी के मेंबर चेयरमैन हुआ, पीएम हुआ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ, सीजीआई हुआ, है ना, गवर्नर हुआ, कैग हुआ, ये जी है, ये है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ। तो इन सबको भी अपॉइंट करता है। प्लस में एडमिनिस्ट्रेशन भी, जैसे कि जितने भी वो रूल्स बना सकता है कि किस तरीके से काम होगा हमारी यूनियन गवर्नमेंट में, किस तरीके से ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है। आस्क इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पीएम, तो इन पीएम से भी कभी भी वो इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है कि क्या चल रहा है ना। यूटीज को भी वो देखता है, एज वेल एज वो कॉन्स्टिट्यूट करता है इंटर स्टेट काउंसिल्स को, ठीक है। और बात करते हैं लेजिस्लेटिव, तो वो ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकता है ना, वो सम्मन प्रोरोगेट डिसॉल्व करता है, हाउस को असेंट देता है अपनी बिल को, तब वो लॉ बनता है, राइट। 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, उनको भी नॉमिनेट करता है। जॉइंट सिटिंग भी यही कॉल आउट करता है ना। डिस्क्वालीफाई कर सकता है एमपीज को, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशंस वगैरह होती हैं उसके तहत, जो भी आरपीए के एक्ट के तहत जो भी डिस्क्वालिफिकेशन है, तो उनको सबका डिसीजन भी हमारा कौन लेता है? प्रेसिडेंट लेता है। रिपोर्ट जो भी होती है क्या की यूपीएससी की, फाइनेंस कमीशन की, उनको जाके पेश करता है ना। एड्रेस करता है फर्स्ट सेशन, जो भी इलेक्शन के बाद, पहले इलेक्शन के बाद, एंड ईयरली भी जो हमारा बजट सेशन होता है, वी कैन से दैट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऑर्डिनेंस का, तो ऑर्डिनेंस में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल है, आर्टिकल 123, ये कब इशू कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट? तो जब बोथ और एनी हाउस, कोई भी एक हाउस या ज़्यादा हाउस जो है सेशन में नहीं होता है। स्कोप क्या है इसका? कि वो लेजिस्लेटिव पावर जो है, मतलब जो भी लेजिस्लेटिव पावर है यूनियन लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो उस पर वो क्या कर सकते हैं? लॉ बना सकते हैं। और रिट्रोस्पेक्टिव डेट से बना सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल में नहीं बना सकते, तो दैट सिंपल है, ठीक है। तो रिट्रोस्पेक्टिव डेट से बना सकते हैं यूनियन लिस्ट पे, लेकिन वो अमेंड नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन को, तो ठीक है, ये तो ध्यान रखना है। अप्रूवल बाय पार्लियामेंट, तो ऑफकोर्स जो भी हमारा होता है उसको पार्लियामेंट से अप्रूव कराना पड़ता है। जैसे ही वो रिसेंबल होती है हमारी जो भी हाउस होता है 6 वीक के अंदर अंदर। ड्यूरेशन क्या है? 6 महीने 6 वीक, अगर मैक्सिमम देखें तो। विड्रॉ करने की मैं बात करूँ तो जो प्रेसिडेंट है वो इसको एनी टाइम के विड्रॉ कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जजेशियल रिव्यू इस चीज़ का भी होगा, एंड ओनली उसको यूज़ करो जब इमरजेंसी केस हो, बिना बात यूज़ मत करो। एंड बेसिकली ये री प्रोमलिगेशन इसका बार बार मत करो, ये गलत चीज़ है, ठीक है। अब बात करते हैं वीटो पावर की, तो आर्टिकल 111 कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो बिल के साथ बेसिकली क्या कर सकते हो, तो उसके पास दोनों हाउसेस से पास होके बिल आता है तो वो क्या करेगा, या फिर तो वो गिव मतलब परमिशन दे देगा, वो लॉ बन जाएगा। विदहोल्ड मतलब मना कर देगा, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो, या फिर रिटर्न कर देगा, जिसको कहते हैं सस्पेंसिव, मतलब एक बार रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर वो आता है चेंज के साथ, बिना चेंज के साथ, तो ऑब्लिगेटरी होता है फिर हमारे प्रेसिडेंट के लिए कि उनको वो साइन करना ही पड़ेगा। देन देयर इज अ पॉकेट वीटो, इसका मतलब है नो लिमिट, कोई टाइम लिमिट नहीं, कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं, उस तक के लिए बिल अपने पास रख लेना, ठीक है, चुपचाप, उसको कहते हैं। प्रेसिडेंशियल जो वीटो है स्टेट लेजिस्लेशन पे होती है, क्योंकि गवर्नर कुछ मैटर्स में जो हमारा बिल है वो रिजर्व करता है फॉर द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के पास फिर क्या ऑप्शन आता है कि वो गिव दे सकता है, विदहोल्ड कर सकता है, या फिर रिटर्न कर सकता है। और रिटर्न के लिए जो है वो अगर रिसेंट भी होता है तो कोई बाउंड नहीं है कि उसको वो साइन करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। मिलिट्री पावर भी है जिसकी वो अपॉइंट करता है चीफ डिफेंस के, जो भी चीफ होते हैं, डिक्लेयर कर सकता है वॉर को, कमांडर इन चीफ होता है वो, ठीक है, सारी डिफेंस फोर्सेस का। डिप्लोमेटिक अगर मैं बात करूँ पावर की, तो डिप्लोमेटिक पावर की बात करूँ तो हमारी ट्रीटीज़ को साइन करता है ना, एंड ये हमारा अपॉइंट करता है एम्बेसडर्स को। फाइनेंशियली पावर की बात करूँ तो रिकमेंडेशन जो है इसकी ही लगती है मनी बिल को, अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है तो परमिशन, मतलब पहले प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है हमारी प्रेसिडेंट की, ठीक है। कंटिजेंसी फंड को यही हैंडल करता है। बजट जो है बिफोर पार्लियामेंट भी यही पेश करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है फाइनेंस कमीशन इन द एवरी आर्टिकल 820 फाइनेंस कमीशन वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। इमरजेंसी पावर की बात करूँ तो प्रोक्लेम कर सकता है ना। जुडिशियल की बात करूँ तो एडवाइस दे सकता है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, है ना, जो कि बाइंडिंग नहीं होती है इसके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर। देन ये ग्रांट कर सकता है पार्डन्स। पार्डन का मतलब होता है कंप्लीटली माफ कर देना सजा को। रेमेट का मतलब है स्टे, ठीक है, स्टे। कम्यूट का मतलब होता है सब्सटीट्यूट, कम्यूट यूट यूट, देखो यूट यूट तो सब्सटीट्यूट कर देना। रेमिशन का मतलब होता है टाइम का कम, रेमिशन का मतलब है टाइम का कम। एंड रिस्पाइट का मतलब है कम सज़ा, ठीक है, कम सज़ा। एंड रेमिट का मतलब होता है स्टे, तो रेमिट ट और स्टे ट, तो दोनों पे टी पे बहुत फोकस है, इसलिए मैं ऐसे याद रख लेंगे। तो रेमिट का मतलब स्टे होता है ना। कम्यूट का मतलब सब्सटीट्यूट होता है। रेमिशन का मतलब टाइम कम, रिस्पाइट का मतलब है कम सज़ा, ठीक है। कंपैरिजन अगर हम करें पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर, तो गवर्नर एंड प्रेसिडेंट में क्या है, तो जो प्रेसिडेंट है वो पार्डन कर सकता है कोर्ट मार्शल को भी एंड डेथ को भी, लेकिन वहीं पे गवर्नर नहीं कर सकता, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करो तो आर्टिकल 53 बोल रहा है जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के हाथ में रहेगी, ठीक है। आर्टिकल 74 बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो एड एंड एडवाइस करेंगे हमारे प्रेसिडेंट को। एंड आर्टिकल 75 बोलता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हमारी किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टुवार्ड्स द
लोकसभा, राइट। आर्टिकल 78 बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर चाहे तो कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, मतलब नॉट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ले सकता है कोई भी इन्फॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर से। आगे आते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। तो देखो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिशन नहीं है, सिर्फ सिचुएशनल डिस्क्रिशन। इसका क्या मतलब होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि जो प्रेसिडेंट चाहे वो होगा, जनरली ये नहीं लिखा हुआ है, बिकॉज वो क्या बात करते हैं, एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से चलना है, तो सिचुएशनल को। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिप्शन को यूज़ कर सकता है, जैसे कि वो अपॉइंट कर सकता है पीएम को जब हंग असेंबली, इसका मतलब है हंग पार्लियामेंट हो, कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है पीएम को जब भी हमारे जो भी केसेस ऐसा होता है कि हमारी मेजोरिटी नहीं है ना किसी के पास भी, या फिर कोएलिशन से भी गवर्नमेंट नहीं बन पा रही है, फिर जो पीएम है उसकी डेथ होगी, ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है। डिसॉल्व कर सकता है हमारी लोकसभा को अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो, ठीक है। सेंड कर सकता है बिल को, रिटर्न कर सकता है एक बार, है ना, ये इसकी सिचुएशनल है। ये डिसमिस कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, इसका मतलब है दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है अगर वो रिजाइन नहीं करते हैं, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो भी, अगर रिजाइन नहीं करे तो उनको डिसमिस कर सकता है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारी सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है, ठीक है, सेकंड रैंक पे आती है। एक्स ऑफिसो चेयरमैन भी होता है हमारे राज्यसभा का। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है 35 साल को होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए फॉर द राज्यसभा एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करे। अदर में बात करें तो नॉमिनेशन 40 लोग करेंगे और सिक्योरिटी डिपोजिट 15 के का। जनरली सारी चीज़ें सेम है, बस यहाँ पे हमारा लोकसभा आता है प्रेसिडेंट के किस्मत, यहाँ पे 100 आ जाते हैं, ठीक है। इलेक्शन की बात करो तो इनडायरेक्ट होता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफर वोट। वोटर्स की बात करो तो सारे एमपीज ही होते हैं, ठीक है, इसमें सारे एमपीज होते हैं, ठीक है, इलेक्टेड भी एंड नॉमिनेटेड भी। यहाँ पे कोई भी स्टेट का रोल नहीं होता, ठीक है। डिस्प्यूट जो भी होगा रिलेटेड द इलेक्शन वो सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगा। टर्म की अगर मैं बात करूँ तो 5 साल का होता है, री इलेक्शन हो सकता है। ओथ की बात करूँ तो ड्यूटीज करना एंड ट्रू फेथ करना। एम्यूलमेंट्स हमारा पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। एंड वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो वैकेंसी कब आती है, जब एंड हो जाता है उसका टर्म को तो इलेक्शन करा देंगे, या फिर अदर हो सकती है रिजाइन हो जाए, रिमूवल हो जाए, डेथ हो जाए। तो इन सारे केसेस में डिप्यूटी जो चेयरमैन है उसकी ड्यूटीज़ को फुलफिल करता है। बाकी हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी कंपल्शन नहीं है वाइस प्रेसिडेंट के केस में कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शंस कराने पड़ते हैं, ठीक है। नाउ रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो राज्यसभा है वो रेजोल्यूशन पास करती है 14 दिन का एक नोटिस देके, ठीक है। तो राज्यसभा में सबसे पहले एक रेजोल्यूशन आता है 14 दिन का नोटिस देके, जिसको पास करना पड़ता है इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ, जिसको पास करना पड़ता है विद इफेक्टिव मेजोरिटी। और यहाँ पे जो हमारे टोटल स्ट्रेंथ, अच्छा इफेक्टिव मेजोरिटी के बारे में बता रखा है, टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंट, जो भी टोटल पोजीशंस हैं और जितनी खाली हैं उनको हटा के उनका 50% + 1 इसको पास करना पड़ता है। जब वो पास होता है उसके बाद वो पास होता है बाय लोकसभा बाय सिंपल मेजोरिटी, उस तरीके से हमारा इम्पीचमेंट हो जाता है या फिर तो रिमूवल हो जाता है वाइस प्रेसिडेंट का। क्या रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा 14 दिन के नोटिस के साथ, फिर उसके बाद हमारा इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाना पड़ेगा राज्यसभा में, फिर लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से। फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात करो तो एज अ चेयरमैन काम करता है एज वेल एज एक्ट करता है एज अ प्रेसिडेंट जब वैकेंसी आती है, ठीक है। इंडियन वीपी एंड अमेरिकन वीपी में क्या फ़र्क है, देखो अमेरिकन वीपी में क्या होता है कि जब डेथ हो जाती है प्रेसिडेंट की तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वही क्या हो जाता है प्रेसिडेंट, या फिर कोई और रीज़न से जो प्रेसिडेंट का ऑफिस या फिर उसको इम्पीच कर दिया तो वाइस प्रेसिडेंट बिकम द प्रेसिडेंट। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। ना बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की, तो इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है तो कोई भी स्पेसिफिक प्रोसीजर मेंशन नहीं है, ध्यान रखना है। जो प्राइम मिनिस्टर है उनको अपॉइंट हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट जनरली किस बेसिस पे करते हैं कि लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी जो भी होता है लोकसभा में, उस मेजोरिटी पार्टी का लीडर वो हमारा पीएम हो जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन आती है कभी कभार, जब मेजोरिटी किसी के पास ना हो तो वो डिस्क्रिशन ले सकते हैं और अपने मन चाहे किसी भी कोलिजन को पकड़ के जो है कह सकते हैं कि आप एक काम करो सरकार बनाओ, और 2 महीने के टाइम के अंदर उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब थोड़ा सा प्रूव करना पड़ता है कि हमारे पास कॉन्फिडेंस है। या फिर अगर प्राइम मिनिस्टर डाई हो जाता है और कोई भी उसका सक्सेसर नहीं होता है तो इन सारे केसेस में हमारा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि देखो प्रूफ ऑफ मेजोरिटी ज़रूरी है और एक टाइम पीरियड के अंदर अंदर दो, ठीक है। प्लस में वो कहता है कि जो पर्सन एमपी नहीं है वो पीएम है, फिर कोई भी मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट बन सकता है लेकिन मैक्सिमम 6 महीने के अंदर, उसके अलावा उसको फिर बनना ही पड़ेगा। ओथ की बात करो तो ओथ लेगा, लेकिन किसके आगे, बिफोर प्रेसिडेंट। क्या फेथ करना है, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, ड्यूटीज, सिक्रेसी, है ना, एंड डू राइट, कोई भी करना अच्छा करना है। टर्म की बात करो तो फिक्स नहीं है बिकॉज प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट पे, प्रेसिडेंट वैसे हटाता नहीं है, हटा भी नहीं सकता जब तक मेजोरिटी सपोर्ट है, ठीक है। सैलरी अनाउंसेस पार्लियामेंट डिसाइड करता है। पावर्स एंड फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट कराता है, उनको पोर्टफोलियोज मतलब उनको काम बांटता है, उनका रिमूवल भी देख सकता है, चाहे तो प्रेसिडेंट से रिमूव करा सकता है, प्रिसाइड भी करता है मीटिंग के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी निभाता है, और रिजाइन भी अगर वो कर देगा, अगर वो खुद से रिजाइन करेगा तो पूरी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी डिजाइन जो है डिजॉल्व हो जाती है। उसके बाद इन रिलेशन टू अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूँ तो वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को अनाउंस करता है ना, एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को सम्मन करने के लिए, प्रोरोगेट करने के, किसको, हमारे पार्लियामेंट को, है ना। वो डिसॉल्व भी कर सकता है, वो हमारी लोकसभा को कह के प्रेसिडेंट से करवा सकता है।
अगर मैं बात करूँ प्रेसिडेंट्स के रिगार्डिंग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो कम्युनिकेशन जो है एक तरीके से बिठाता है प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में उनकी बात उस तक पहुंचाता है, इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, और एडवाइजरी लोग एडवाइस देता है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट, रिगार्डिंग एनीथिंग एल्स, ठीक है। नाउ लिस्ट ऑफ बॉडीज़ की अगर मैं बात करूँ जिसमें पीएम एज हेड है, तो वो हमारा नीति आयोग, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ को ध्यान रखना है तो इसलिए वाइल्ड लाइफ, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ठीक है। सो गंगा को बहुत इंपॉर्टेंट दी जा रही है। उसके बाद नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन, ठीक है, वाइल्ड लाइफ, गंगा, पॉपुलेशन, उसके बाद हमारा है दैट इज़ कमांड अथॉरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड हमारा जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, एटॉमिक एनर्जी है, देन देयर इज़ अ वाटर रिसोर्सेज, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल, CSIR, बहुत सारी चीज़ों में, अपॉइंटमेंट वाले में भी। तो गंगा में है, वाइल्ड लाइफ में है, ध्यान रखना है, पॉपुलेशन वाले में है, कमांड अथॉरिटी में है, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो वाइल्ड लाइफ में है, गंगा में है, पॉपुलेशन है ना, कमांड वाली में है, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरस्टेट काउंसिल भी है, नेशनल इंटीग्रेशन भी है, जो नेशनल इंटीग्रेशन पीएम कराएंगे, इंटरस्टेट काउंसिल में भी है, CSIR में भी होते हैं, एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, एंड DOPT बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्पेस में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। ने देखा भी है कि जब भी कोई रॉकेट वगैरह लॉन्च होता है, मिशन लॉन्च होता है, तो पीएम होते हैं वहाँ पे, है ना। कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अफेयर्स, तो इनको भी ये देखते हैं, तो हमने कैबिनेट पर बेस तो देखा ही था, कैबिनेट कमिटीज़ में देख लेंगे कि पीएम ही जनरली हमारी हेड है। नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, आगे हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तो ब्रिटिश पैटर्न से बेसिकली ये बना है, ठीक है। हमने लिया मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 74 बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो एड एंड एडवाइस करेगा हमारे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को एक्चुअली शेल एक्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग, मतलब कंपलसरी है, कैन रिकंसिडर करने के लिए बोल सकते हैं उस एडवाइस को, लेकिन ये नहीं है कि मना करेंगे, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बेसिकली जो भी एडवाइस देते हैं उस पर कोर्ट कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। आर्टिकल 75 बोलता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपॉइंट होता है बाय द प्रेसिडेंट, एंड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो अपॉइंट होता है बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। जो भी हमारे लेकिन यहाँ पे एडवाइस लगती है बाय दी पीएम की, और ये किसी भी हाउस से हो सकते हैं जो मेरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा से ज़्यादा ही नहीं हो सकते। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने बोला था, ठीक है। तो इसकी हमारी 530 कुछ है ना, हमारी 32 शायद है, तो उसका 15% ही हो सकते हैं, ठीक है। होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। ओथ जो है वो प्रेसिडेंट के सामने लेते हैं। सैलरी अलाउंसेस पार्लियामेंट करती है। और अगर हम बात करें पॉजिटिव, एक प्लस पॉइंट इनके पास क्या होता है कि वो स्पीक कर सकते हैं दोनों हाउसेस में, लेकिन वोट सिर्फ उसमें कर सकते हैं जिसके वो मेंबर होते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हमारे मिनिस्टर्स, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारे मिनिस्टर्स की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं बात करूँ तो कलेक्टिव में देखो तो जॉइंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू द लोकसभा, ठीक है। किसकी, हमारी मिनिस्टर्स की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब वो जवाबदेही सबको करनी पड़ती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास होता है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होगा, पास होता है तो ऑल मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब कॉन्फिडेंस ही सरकार में, इसका मतलब है सारी ही मिनिस्टर्स को कहना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को डिसॉल्व करने के लिए लोकसभा को, एंड बाइंड ऑल बाय कैबिनेट डिसीजन, कैबिनेट के सारे डिसीजन को इनको फॉलो करना पड़ता है। अगर नहीं करते हैं तो उनको रिजाइन करना पड़ता है। फिर मतलब एक तरीके से इकट्ठा होकर जो है गिर अच्छे से रहे हैं तो इकट्ठा रहे हैं, जॉइंट रिप्रेजेंटेशन देंगे। नो कॉन्फिडेंस अगर रिजाइन कर रहे हैं तो सारे ही रिजाइन कर रहे हैं ना, इस तरीके से। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करो तो है ही नहीं हमारे। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि काउंटर साइन करना ऑन द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट ने जो ऑर्डर साइन करा उस पर वो भी साइन करके अपनी बताएंगे, लेकिन ऐसा यूके में होता है, हमारे यहाँ पे नहीं होता। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ तो बेसिकली जो प्रेसिडेंट है वो रिमूव कर सकता है वन मिनिस्टर को। प्रेसिडेंट कैन रिमूव किसी भी एक मिनिस्टर को भी रिमूव कर सकता है, इवन इफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास कॉन्फिडेंस है तब भी। तो और ये कौन कब करता है, एडवाइस ऑफ द पीएम पे, ठीक है, ऐसे ही नहीं कर देगा। अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स की, तो ऑब्वियसली क्लासिफाइड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने करा है। कैबिनेट जो होते हैं मेन, मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है, जिनका इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट या फिर डिप्यूटी, जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता और वर्क करते हैं अंडर द कैबिनेट के, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट में क्या फर्क है, देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक वाइडर बॉडी, एक बड़ी टर्म है, बिकॉज उसके अंदर सब कुछ आता है, लेकिन कैबिनेट एक स्मॉलर है। इसमें अपने कैबिनेट, मिनिस्ट्री विद इंडिपेंडेंस चार्ज और डिप्यूटी सब आते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कैबिनेट आता है। सीओएम जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ओरिजिनली, लेकिन कैबिनेट जो हमारी ओरिजिनली मेंशन नहीं थी। कैबिनेट जो है हमारे 44th अमेंडमेंट से जो इमरजेंसी वाला है ना, कि रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट लगेगी, तो वो वहाँ से कैबिनेट वर्ड आया। आगे हम बात करते हैं हमारी कैबिनेट कमिटीज़ की, तो बेसिकली हमारी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, ठीक है। इसका जो सोर्स है वो रूल ऑफ बिजनेस है, ठीक है, ये जो कि एक लॉ है, ठीक है। दो टाइप की होती है, स्टैंडिंग, परमानेंट, एडहॉक एंड टेम्पररी। मेंबर कौन होते हैं, बेसिकली ओनली कैबिनेट होते हैं यूजुअली, लेकिन नॉन कैबिनेट भी मेंबर हो सकते हैं। और हेड जनरली पीएम या होते हैं, फिर कोई कैबिनेट मिनिस्टर, और पीएम ही मोस्टली होते हैं। अगर आप देखोगे तो हमारा पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है जिसके भी हेड भी पीएम है, ठीक है। इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी उसकी हेड भी पीएम है। अपॉइंटमेंट कमेटी उसकी हेड भी पीएम है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी
सॉरी कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी है, जो कि डिफेंस रिलेटेड मैटर को देखा तो वो भी पीएम है। जो हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी उसको क्या वो बेसिकली डील करती है पॉलिसी मैटर से, ठीक है, और इसको सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है बिकॉज बहुत ज़्यादा इसमें अहम लोग होते हैं और वो पॉलिसी के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट्री जो अफेयर्स कमेटी है सिर्फ वो कमेटी है जो हमारी हेड कर रहा है हमारे दैट इज़ होम मिनिस्टर, बाकी सब हमारे कौन कर रहा है, पीएम करता है, ठीक है। दैट्स इट।